हेलो दोस्तों, स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे शब्द विचार यानी वर्ड एनालिसिस के बारे में। वर्ड से समझ में आता है यानी शब्द। वर्ड को बनाने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत सारे लेटर की जरूरत होता था यानी वर्ण का जरूरत होगा इसमें। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोगों को कोई वर्ड बनाना है तो उसमें हमको लेटर का जरूरत होता था, लेकिन अगर हमको शब्द बनाना है तो हमको बहुत सारे वर्ण का जरूरत होगा यानी अक्षर का जरूरत होगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई एक रेसिपी बनाने के लिए दे दिया जाए तो सिंपल अगर कोई रेसिपी है, अगर कोई रेसिपी है आलू बनाना, उसमें सिर्फ आलू डाल देंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें आपके मसाले जरूरत होती है, उसमें तेल जरूरत होती है, तभी एक अच्छा रेसिपी बन पाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो ये शब्द है वो बहुत सारे वर्ण को मिलाकर और उनके तरीकों को मिलाकर जो एक नया वर्ड बनाया जाता है जिसका कोई अर्थ भी हो, समझे, जो लोगों को समझ में भी हो, तो वो अगर बनता है तभी एक हमारा शब्द बनता है। ठीक है, चलते पहले हम लोग परिभाषा से स्टार्ट करते हैं तभी हम लोग आगे चलेंगे। शब्द जो होता है ना, जब किसी भाव, हम मीन्स एक्सप्रेशन आपका, ठीक है, यानी विचार, यानी आपके जो थॉट आते हैं, विचार हैं किसी के, या अर्थ प्रकट करने के लिए यानी किसी दूसरे को जाहिर करने के लिए या किसी दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए अक्षरों या बोल सकते हैं वर्णों का समूह बनाया जाता है। ठीक है, शब्द कहलाता है। ये समूह बनाया जाता है यानी आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो भाव है, थॉट्स है, ठीक है, उस या कोई चीज का अर्थ है, अगर किसी को बताना है तो उसको अगर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि कोई चीज आपके पास कोई अक्षर है या कोई वर्ण है, सपोज दैट आपके लिए को एक अक्षर है, ओ एक अक्षर है, क्या को बोल देंगे किसका इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं हुआ। ओ अगर किसी को बोल देंगे इसका भी कोई अर्थ नहीं हुआ। जब उसके कॉम्बिनेशन को जोड़ा जाता है या उसके विचार को उस वर्णों के हिसाब से जोड़ा जाता है तो कोई अर्थ हो उसका, हो ना कि अनर्थ हो, उसका कोई अर्थ हो जो लोगों को समझ में आए या उसके बोली से कुछ रिलेटेड चीजें हो, उसी से हमारा बनता है क्या? शब्द बनता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि राम, स्कूल, पानी, चलना, ये सभी क्या है? शब्द है। राम से पता चलता है ना कि ये किसी किसी का ना किसी का नाम होगा। स्कूल से पता चलता है ना, जब ये पहले ये जो था आपका सौ था, आधा सौ इसमें बना दिए, और क है, दुर्गु है और ल है, यानी स्कूल दो किन किन शब्दों से, यानी किन जो शब्द बना है किन किन वर्ण से मिलकर बना है। जब वर्ण बना वो भी ऐसे वर्ण नहीं बना, इसके पर्पस में कुछ चीजें हम लोग सोचते हैं, यानी हम लोगों का कुछ भाव अलग हो जाता है इसमें, या कोई चीज हम लोगों का विचार अलग हो जाता है। विचार क्या अलग हो जाता है? स्कूल जैसे आता है ना शब्द अगर, तो हम लोग समझ लेते हैं हाँ शायद ये विद्यालय ही होगा। अगर नाम आ जाए तो शायद आप लोग ऐसे जिज्ञासा कर लेंगे कि ये किसी का नाम ही होगा। पानी अगर देख ले तो इसमें प है, आ है और नौ है और दीर्घई है, तो देखो इसमें बहुत सारे वर्ण का जरूरत हुआ तभी ये पानी बना। ठीक है, ऐसे कोई मान के चलो आपको कोई बोल देगा कि चलना, तो चलना जो है ना, ये इसमें भी शब्द का यानी शब्द जो बना है इसमें भी वर्ण की जरूरत हुआ है, तो ये सभी क्या है? शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन, को, ला, भा, नह आदि, ये क्या शब्द है? तो ये सभी शब्द नहीं है। कैसे बोलेंगे कि को का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर किसी को हम बोल दे को, तो क्या समझेगा? कुछ भी नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर किसी को हम यानी भाव अपना एक्सप्रेशन या किसी को हम अपना विचार अगर व्यक्त करेंगे, उसको बोल देंगे को, तो क्या बोलेगा? हमको पागल ही समझेगा जहां तक। ठीक है, तो इसलिए अगर को अगर बोलेगा कि ये एक शब्द है तो नहीं है ये शब्द। ला को कोई शब्द भी नहीं है ये, भा भी कोई शब्द नहीं होगा, नह भी कोई शब्द नहीं है, जबकि ये भी अक्षर से ही बना है, ये भी वर्ण से ही बना है। अब पता चल गया कि जो शब्द अगर कोई बनेगा तो उसमें अक्षर जो बनेगा वो किसी के विचार से, भाव से, और क्या होगा, या किसी के अर्थ से सापेक्ष हम लोग देखेंगे तभी वो क्या होता है? एक शब्द बनता है। ठीक है, ये उनके लिए बहुत सारी चीजों का फुलफिल होना यानी उसका परिपूर्ण होना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलते हैं। क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, क्योंकि इन सब का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसके लिए ये सभी शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो शब्द है ना, इसका परिभाषा
अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। इसमें बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से शब्द का परिभाषा दिया। कुछ ही विद्वानों का नाम हम लोग देखते हैं जो कि हम लोगों को याद रहेगा। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि इस तरह का विचार किसने दिया था, या इस तरह का जो अपना सारांश है या एक्सप्लेन किन्होंने दिया था, ये आपको बता सकते हैं। हम लोग कुछ दो लिए हैं जो विद्वान हैं, इन्होंने शब्द का एक परिभाषा दिया था। वैसे ये परिभाषा भी सटीक है, इन्होंने जो दिया था ये भी परिभाषा ठीक है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार होता है, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से इसको दिया है। सबसे पहले है कि आपका कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यानी कामता प्रसाद भी एक विद्वान थे, उन्होंने अपने तरीके से शब्द का परिभाषा किस तरह से बनाया है कि एक या एक से अधिक, यानी एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण, यानी इसमें अक्षर है, इसको हम वर्ण कहते हैं, से बनी हुई सार्थक ध्वनि को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ये कह रहा है कि एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण, ठीक है, से बनी हुई सार्थक, सार्थक किसी को कहते हैं जिसके जिसका कोई मीनिंग हो, समझे, जिसका कोई अर्थ हो, उसी को कहते हैं सार्थक। ध्वनि को शब्द कहते हैं। ध्वनि हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे, निवर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? ये जो हमारा आवाज है या जो हमारी चीजें हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। ये किसके अनुसार कह रहा है? ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने अपना एक नजरिया बताया कि शब्द का जो परिभाषा है कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब दूसरा विद्वान आया, उन्होंने कुछ इस अलग तरीके से बताया कि मेरा भाई ये अलग तरीका है लेकिन एक ही वही पड़ जाता है सब चीजें। देखो दूसरा है कि डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार बताया है कि अक्षरों यानी वर्णों या वर्ण और मुंह से उच्चारित या लिखा जाने वाला संकेत ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी उन्होंने कहा कि अक्षरों या वर्णों और मुंह से उच्चारित, यानी अक्षरों जो होगा, एक अक्षर की बात यहाँ नहीं कर रहा है, अक्षरों और वर्णों और मुंह से उच्चारित की जाने वाली, यानी जो हम लोग अपने मुंह से किसी को कोई चीज जाहिर करने के लिए, कोई किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रकट करने के लिए अगर चीजें हम कुछ बोलते हैं तो लिखते भी हैं, तो लिखा जाने वाला संकेत जो हमारा कोई चीज संकेत है, इंडिकेट करता है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा शब्द कहलाता है। ये कुछ विद्वान थे और सारे विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको शब्द को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। उतना हम तो नहीं जाएंगे, हम लोग चलेंगे अब मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा होने वाला है कि शब्द के कितने भाग होते हैं। देखो, पहला होता है व्युत्पत्ति, यानी उसकी, यानी कैसी उसकी पैदावार हुई, यानी उसकी कैसी खोज हुई। तो पहले व्युत्पत्ति आता है, उसके बाद रचना, उसको कैसे लोगों ने रचा, उसको कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद जानकारी इकट्ठा किए, वो तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि अब उनके परिभाषा के तो समझ लिए हम लोग, अब उनका प्रकार समझेंगे, ठीक है। यानी पहले सबसे पहले बताए थे आप लोग को कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 7 भेद हैं, ठीक है। सभी को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर पढ़ लेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 12th तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बढ़िया से समझेंगे। जो है पहला, इसमें जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, उसमें पहला जो है देशज। देशज सुने होंगे आप लोग कभी ना कभी। देशज का होता है ना अज्ञात व्युत्पत्ति। अज्ञात मीन्स जो किसी को नहीं जानता है भाई, उसी को कहते हैं अज्ञात। अज्ञात यानी कोई जानता है उसी को, तब कहते हैं ज्ञात। तो देशज का माने ही होता है अज्ञात। अब देखो इसका परिभाषा देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि हिंदी में अज्ञात शब्दों को देशज कहते हैं, यानी इसका कोई ज्ञात नहीं हुआ है ये शब्द आया कहाँ से है। लेकिन आम लोगों के बोलचाल में ये भाषा, यानी जो शब्द है ना, वो आ चुका है, जो कि हिंदी में भी प्रयुक्त हो चुका है, यानी इसको मिला लिया गया है हिंदी में, और हम लोग आए दिन दिनचर्या में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? ये लोगों के बोलचाल से, लोगों के प्रैक्टिस से और लोगों के आपस में बातचीतों से ये शब्द आया है। ये शब्द कहीं से एक जगह से लिया गया नहीं है, ठीक है। यानी लोगों के बोलचाल में से ये शब्द लिया गया है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं देशज शब्द। यानी हिंदी में अज्ञात शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। देशज शब्द कुछ यहाँ पर है, देख लेते हैं। पहला है रुई, ये भी देशज है। तेंदुआ, ये देशज है। पुआल है, भालू है,
बाजू है, गाड़ी है, खिड़की है, बैंगन है, उपन्यास है, लड़का है, जूता है, रोड़ा रोड़ा है। इसके बाद भी और सारे बहुत सारे चीजें हैं जो कि क्या है कि देशज है। इतना सा आप लोगों के लिए बहुत ही है। इसमें से कोई भी अगर शब्द है तो ये सभी क्या है, देशज है। देशज मीन से ही समझ लेना अज्ञात, जिसका कोई मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, ये आया असल बात कहाँ से है, लोगों की एक दूसरे से बातचीत करने में जो सहूलत होती थी उनमें से ये शब्द लोग इस्तेमाल करते थे। अब जब देखा उन्होंने कि लोगों को कैसे बोला जाता है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा शब्द देखा जो कि लोगों को एक दूसरे को मालूम है, लेकिन हिंदी भाषा में उसको लाना मुश्किल होता था। लेकिन उन्होंने इसको हिंदी भाषा में भी ला लिया उन्होंने, तो इसीलिए इसको अज्ञात शब्द कहा गया, यानी देशज को अज्ञात शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द समझते हैं। तत्सम शब्द क्या है, पहले परिभाषा समझ ले कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। हुआ तो असल जो है ना संस्कृत भाषा से है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बोलियों को भी और उनके शब्द को भी लिया गया है, जो कि ये जो हिंदी भाषा है बहुत ही आसान बनाता है लोगों को बोलने में। तो असल जो है ना हिंदी भाषा का जो विकास है संस्कृत भाषा से हुआ है, इसीलिए संस्कृत भाषा से ज्यो त्यों यानी जैसा का तैसा ये शब्द लिया गया है। ठीक है, ये शब्द जो इसका लिया है यानी संस्कृत भाषा से जिस जैसा था वैसा ही शब्द इसमें ला लिया गया है। तो उन्हीं शब्द को कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द, यानी ज्यो त्यो शब्द ही आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। यानी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था वो संस्कृत भाषा से हुआ था, और संस्कृत भाषा से जब विकास हुआ तो उनसे जो भी शब्द था ना वो वैसा का वैसा ले लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। ठीक है, तो उसमें जियो त्यों ही ला दिया, उसी को कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को देखो, तत्सम शब्द जो है ना उसमें कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं हम लोग कि धर्म है, शिक्षा है, धैर्य है, अम्बा है, जल है, नदी है, गौ है, गुरु है, विद्युत है आदि। तो इसमें जो तत्सम शब्द है ज्यादातर जो शब्द है इसमें देखने को मिल रहा है, ये सभी किससे हैं, ये सभी आप लोगों का संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, यानी डायरेक्ट जियो का त्यों लिया जाए उसी को कहते हैं तत्सम शब्द। तो हम लोग समझ लिए देशज और तत्सम शब्द। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा जो है आपका वो तद्भव है। तद्भव को क्या होता है देख लेते हैं हम लोग भाई। तद्भव जो है ना संस्कृत के जो शब्द अपने मूल से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाता है। यानी संस्कृत में जो मूल जो शब्द है ना उससे परिवर्तित होकर, यानी शब्द अपने मूल से परिवर्तित हो गए। ये मूल मीन से होता है खुद का, उसमें जो परिवर्तन हो गया यानी जो उसका उसका था उसमें कुछ और चेंजेस ला गया, यानी उसमें कुछ और बदलाव ला दिया गया, तो उसमें जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा तद्भव कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। जो ये आपका मूल शब्द है संस्कृत का, और तद्भव शब्द इसको यानी इसमें कुछ बदलाव ला दिया गया, यानी दुग्ध था पहले इसको सिंपल पढ़ने के लिए दूध कर दिया। ठीक है, उसके बाद दंत है, कहीं कहीं अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये है क्या संस्कृत है, लेकिन ये मूल अपना था इसका दंत। इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, क्या बदलाव किया, इसको दांत कर दिया लोगों की आसानी के लिए। उसके बाद मित्र है, मित्र को और आसान करने के लिए मीत कर दिया, यानी ये तद्भव मिला दिया, यानी इसके संस्कृत भाषा में से कुछ इनका जो संस्कृत भाषा सॉरी संस्कृत जो शब्द था इसमें जो इसका मूल था इसमें बदलाव लाके इसको मीत कर दिया। अश्रु है, ये तो संस्कृत भाषा में से लिया गया शब्द है, तो इसको उसमें परिवर्तित कर दिया यानी इसमें चेंज कर दिया गया यानी बदलाव कर दिया, तो ये बन गया आपका आंसू। तो इसी तरह से हम लोग 3 समझ लिए, आगे भी। तो दोस्तों अब हो गया था हमारा 3। अब चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा क्या है, चौथा है विदेशज। विदेशज मीन्स ये पता चल जाता है कि कोई चीज विदेश से यानी उसको लिया गया है। ठीक है, तो विदेशज शब्द जो है ना जब हिंदी भाषा विदेशी भाषा के संपर्क में आए तब से विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में काफी प्रयोग होने लगा। यानी जो हमारा हिंदी भाषा है ना जब ये विदेशी भाषा के संपर्क में आए यानी आसपास में आए तो इनका जो यूज है ना वो काफी ज्यादा होने लगा। ठीक है, यानी हिंदी में क्या करने लगा कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल करने लगा कुछ कुछ। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कई देशों से भाषा उनका जो था उनके मूल शब्दों को वहां से ले लिया गया है और हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखते हैं वो कौन कौन सा है। पहला है, पहला देखो विदेशा शब्द में है क्या, डॉक्टर भी विदेशा अपना नहीं है ये।
कमल है, गरीब है, अमीर है, चाकू है, कूपन है, ये सभी क्या है, दूसरे देशों से ये सभी शब्द लाए गए हैं जो कि हम लोग इस हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अंग्रेजी से पहला देख लेते हैं कि अंग्रेजी से कौन कौन सा शब्द विदेश से लिया गया है, यानी अंग्रेजी तो विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषा है, तो इससे कौन कौन सा चीज लिया गया। इनमें से जो शब्द है, मास्टर शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी है जो कि हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। स्कूल भी अंग्रेजी है, फीस भी अंग्रेजी है, चार्ट भी अंग्रेजी है, बटन भी है अंग्रेजी, सिनेमा भी, कमेटी भी, बस भी, टिकट भी, टेलीफोन भी, ये सभी अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आने वाले ये वर्ड है, यानी ये शब्द है। तो ये अंग्रेजी से सीधे क्या कर लिया गया है, गोद लिया गया है, समझ लीजिए एक हिसाब से उनको सीधे हम लोगों का जो हिंदी भाषा है उसमें प्रयुक्त किया जाने वाले शब्द है जो कि हम लोग धड़ल्ले से इसके साथ में ही बोल जाते हैं, जबकि ये अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, आप लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी करते हैं, स्कूल करते हैं, फीस करते हैं, चार्ट बटन ये सब करते होंगे आप लोग। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया ये सभी शब्द है जो कि इंग्लिश इंग्लिश में था, लेकिन अब ये हिंदी में इसका इस्तेमाल हम लोग मिला के करते हैं जब ये संपर्क में आ गया। उसके बाद पुर्तगाली से कौन कौन शब्द लिया गया है, पुर्तगाली से लिया गया है साबुन, पलटन, कमरा, आलू, प्याला, पादरी, नीलाम, अलमारी, पिस्तौल, तौलिया, बाल्टी, ये सभी क्या है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं है ये हिंदी वर्ड नहीं है। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, पुर्तगाली वर्ड है जो कि हम लोग हिंदी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो यूज करते हैं साबुन, ये क्या है, हिंदी वर्ड है नहीं है, ये पुर्तगाली है। पलटन है, कमरा है, आलू, आलू का आप लोग इससे पहले नहीं मालूम होगा कि आलू क्या है, पुर्तगाली शब्द था जो कि हिंदी में हम लोग इसको प्रयुक्त करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद तौलिया है, बाल्टी है, ये सब यूज करते हैं हम लोग आम जीवन में। उसके बाद अरबी से देखो, अरबी से क्या क्या लिया गया है, अरबी भाषा से क्या क्या लिया गया है। अरबी से देखो गरीब लिया गया है, अमीर लिया गया उसी से, दुनिया, कदम, जलसा, कसूर, मालिक, ईमानदार, फकीर, ये सभी क्या है, अरबी भाषा से लिया गया वर्ड है यानी शब्द है, और ये हम लोग हिंदी में इसका साथ में ही इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारा हिंदी भाषा ये एक अच्छे भाषा के रूप में हम लोगों के बीच आया है। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा है फारसी से, फारसी से क्या क्या शब्द लिया गया है, तो जल्दी है, तमाम है, शिकायत है, जमींदार है, खरीद है, जमीन है, कारखाना है, रुमाल है, चश्मा है, खरगोश है, ये सभी क्या है, फारसी शब्द है जो कि हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंच से क्या लिया गया है, फ्रेंच से कूपन लिया गया है और कारतूस। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद तुर्की से क्या लिया, तुर्की से कौन सा शब्द लिया गया है, तो आप लोग बुलबुल लिया गया है, कालीन लिया गया है, तमाचा तमंचा लिया गया है, लाश, कैंची, बैगम और ताश, ये सभी तुर्की भाषा से लिया गया शब्द है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। उसके बाद कुली भी है, काबू है, तमाशा है, सभी तुर्की है। अब सातवां जो आ जाता है वो ग्रीस से, ग्रीस एक देश है जिससे हम लोग दो शब्द लिए हैं, कौन कौन सा लिए, पहला दाम है, दूसरा सुरंग है। ये ग्रीस भाषा का शब्द है जो कि हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अब चीन से, चीनी भाषा से क्या लिया गया, चीन से देखो चाय लिया गया और लीची लिया गया, इसके बाद और सारे शब्द लिए बहुत सारे, लेकिन इसमें समझने के लायक जो भी हमारा है वो चाय है और लीची है, तो ये चीनी भाषा से लिया गया। इनमें देखें ना कि कुल 8 देशों से कई अलग-अलग भाषाओं से समझ लीजिए वो आपका शब्द लिया गया है जो कि हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को मालूम नहीं होता उतना ये शब्द किससे लिया गया है। अब पता चल गया होगा कि किस देश से कौन-कौन सा शब्द लिया गया जो कि हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारा जो हिंदी है अच्छी बोलने में। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं अब पाँचवा जो है आपका शब्द, इन शब्द के प्रकार में वो संकर शब्द है। संकर शब्द से क्या होता है कि इन शब्दों का द्विज या मिश्रित शब्द भी कहते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को हम द्विज यानी दो और मिश्रित शब्द भी कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक भाषा जब का यानी मिश्रण जो होता है, यानी भाषा का जब मिश्रण होता है, ये याद रखना कि जब भाषा का मिश्रण होता है तो क्या होता है कि नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। यानी संकर शब्द में ऐसा है कि जब दो भाषा आपस में मिक्स होते हैं उनसे जो नया शब्द बनते हैं उसी को कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या है कि हिंदी और संस्कृत के जो मिश्रण हुआ उससे जो नया शब्द बना तो वो पूंजीपति बना, उसके बाद कपड़ा बना, उद्योग, कपड़ा उद्योग बना। ठीक है,
और मांग पत्र बना, उसके बाद जांचकर्ता बना, यानी इसमें जो है हिंदी और संस्कृत दोनों मिला और उससे एक नया शब्द बनाया गया जिसको कहते हैं हम लोग संकर शब्द। दूसरा है हिंदी और अरबी फारसी के संकर शब्द। ठीक है, तो उसमें देखो हिंदी और अरबी फारसी को जब मिलाया गया तो उसमें नया शब्द एक बना, उसी को कहते हैं संकर शब्द। उसका उदाहरण है बैठकबाज, किताब घर, उसके बाद थानेदार, अजायब घर आदि। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि संकर शब्द किसे कहते हैं, यानी दो भाषाओं का जब मिलन होता है उससे नया जो भाषा बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग संकर शब्द। ठीक है, देख लेते हैं। अगला है जो हम आपका उस परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द क्या है कि नया युग एवं नया आविष्कारिक शब्द। यानी आजकल जो देखते हैं हम लोग कि नए नए आविष्कार कोई चीज होता है, नया नया चीजों का खोज होता है, तो उसी के बेस पर हम लोग उसका नाम रखते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या परिभाषिक शब्द। इसका मीनिंग ये हम लोग समझ सकते हैं कि आविष्कारिक शब्द। हम लोग का जो नया नया अभी जमाना है इसमें बहुत सारे चीजें का आविष्कार होना है, और कोई चीज का आविष्कार हो रहा है तो उसका अगर नाम तो देना ही ना, तो उसको देना है तो उसको हम लोगों को हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त करना है, तो उसी को कहते हैं परिभाषिक शब्द। समझे, नया युग का नया शब्द समझ लिए एक हिसाब से। तो जैसे एकेडमिक है ना, तो पहले उस जमाने में एकेडमिक नहीं चलता था, शैक्षणिक संस्थान उतना था लेकिन उनको एकेडमिक रूप से नहीं जानता था। बहुत सारे विश्वविद्यालय थे लेकिन अब एकेडमिक हो गया तो इसको हिंदी में शैक्षणिक उसका नया शब्द बना दिया गया। अकाउंट है इंग्लिश में है तो इसको लेखा या खाता बोल देते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट है तो उसको बैंक का खाता बोल देते हैं। अगला जो है आपका अनुकरात्मक शब्द। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। ठीक है, क्या ये शब्द नकल करता है? नहीं, तो देखते हैं क्या करता है। अनुकरण के आधार पर जो शब्द बनते हैं उसे अनुकरात्मक शब्द कहते हैं। अनुकरण की नहीं, नकल के आधार पर जो जैसे किसी भी चीज का अगर नकल करते हैं उसके आधार पर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुकरात्मक शब्द। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल है इसका खटखटाना। यानी हम लोग देखते हैं ना कोई चीज खटखटाते हैं तो उसमें आवाज भी वैसी आती है, तो इसलिए उसको अनुकरण किए हम लोग, उसका नकल किए और वैसे उस शब्द को ढाल दिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुकरण शब्द। जैसे गड़गड़। गड़गड़ कोई चीज अगर देखो पानी में डालते हैं तो कोई चीज ऐसा होता है कि गड़गड़ करने लगता है, तो वैसा आवाज हो रहा है उसी का अनुकरण करके, यानी उसी का नकल करके आप उस भाषा को बोल दिए, तो उसी को कहते हैं अनुकरात्मक शब्द। काव 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 कौन करते हैं, कौवा करते हैं, और रियल में वैसा ही बोलते हैं तो इसलिए रियल में उसको वैसा ही लिख दिया। यानी वो जो नकल करते हैं वो नकल आप कर लिए और उसी को इसमें लिख दिया आप लोग, तो उसको कहते हैं अनुकरात्मक शब्द। जैसे बालक वालक। बालक वालक क्या होता है कि बालक है अपने से लगा दिया आप लोग वालक, तो उसमें क्या हो गया कि जो पहले बालक था उसमें आपने अनुकरण कर दिया कि अरे बालक वालक, तो बालक वालक भी हो गया आपका अनुकरात्मक शब्द। खाना वाना। खाना हो गया तो ये तो हम लोग समझते हैं कि हिंदी में है, लेकिन वाना तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन दूसरों से हम लोग सीख लिए अरे खाना वाना, खाना वाना छोड़ो। ठीक है, तो इसीलिए उसको लगा देते हैं, लेकिन हम लोग रियल में भी इसको यूज करते हैं, वास्तविक में भी यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग अनुकरात्मक शब्द। तो ये हो गया आप लोगों का व्युत्पत्ति के आधार पर जो 7 भेद थे वो टोटल हो गया। अब लोग चलते हैं हम लोग रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं उसको। तो दोस्तों हम लोग पूरा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं वो समझ लिए थे। अब चलते हैं समझते हैं हम रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 जो है, पहला जो है रूढ़ है, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपका योग रूढ़। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अलग है। ठीक है, सबसे पहले रूढ़ शब्द को पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द का परिभाषा समझ लेते हैं कि जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता है। यानी रूढ़ हम लोग ऐसा कहते हैं, रूढ़िवादी समझते हैं ना आप लोग कि रूढ़िवादी किसे कहते हैं, जो अपने बातों पर अड़ा रहे, टिका रहे, उसी को कहते हैं रूढ़िवादी। तो उन्हीं से कुछ मिलता जुलता आप लोगों को लग रहा होगा रूढ़। तो जो शब्द जो होता है ना किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते भाई, अलग है ऐसे समझ लीजिए। तथा सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, यानी इसको अलग भी नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको मिला सकते हैं, ना ही कुछ कुछ कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी इसमें कोई चीज हम योग भी, एडिशन भी नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते, और ना ही इसका कोई खंड किया जा सकता है, यानी इसको ना ही बदल सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या देखो थे, घोड़ा
क्या इसको बदल सकते हैं, दूसरा चीज कर सकते हैं? नहीं, घोड़ा तो है, घोड़ा भाई काला है, इसमें कोई चीज अलग ही नहीं कर सकते, रूढ़ है ये। उसके बाद हरा है, जल है, गाय है, नीला है, पीला है, आदि इस तरह से और चीज होता रहेगा, ठीक है। तो जो शब्द कभी ना बदले, जिसमें कोई योग ना हो, और जिस सार्थक शब्द का, यानी जिसका जो सार्थक शब्द है, जो सही अर्थ देता है, उसी को कहते हैं सार्थक शब्द। इसका खंड नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं रूढ़ शब्द। और चलते हैं आगे, यौगिक। यौगिक पढ़ लेते हैं। यौगिक का तो अगर देखेंगे तो हम लोग फिजिक्स में अलग यूज होता है, उसके बाद केमिस्ट्री में जाएंगे तो अलग यूज होता है, लेकिन ये वाला यौगिक नहीं है, ये यौगिक आपका व्याकरण का है, ठीक है। तो जिसका सार्थक खंड हो सकता है, यानी इसमें जोड़ किया जा सकता है, यौगिक मीन्स ही पता चलता है, इसमें कोई चीज जोड़ सकते हैं, यौगिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका सार्थक खंड हो सकता है, यह प्रायः उपसर्ग एवं प्रत्यय से बनता है। ये जो इसकी उत्पत्ति होती है ना, वो उपसर्ग और प्रत्यय से होता है। देख लेते कौन कौन सा होता है। तो उपसर्ग से बनने वाला शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय तो हम लोग पहले समझते थे, आप लोग समझ लेना कि उपसर्ग वो शब्द है, समझ लीजिए, जो कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय, यानी प्रत्यय मीन्स अंत होता है, ठीक है। तो वो शब्द यानी अंत में लगकर उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन कर देगा, उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, ये देख लेते हैं। कुमति है, इसके पहले लग गया कु और मति बन गया, तो ये बन गया कुमति। उसके बाद बेतुका, तो बेतुका में बे पहले लग गया तो इसको उपसर्ग, और तुका लास्ट में लगा तो ये प्रत्यय हो गया। तो इसी से बन गया, उपसर्ग से बनने वाला शब्द हो गया आपका। और दूसरा है प्रत्यय से बनने वाला शब्द, यानी इसके लास्ट में लगेगा और इसके अर्थ में पूरा परिवर्तन कर देगा, ठीक है। जैसे पाठशाला, तो पाठ है ना, तो इसके लास्ट में साला लगा दिए, तो ये पूरा अर्थ को यानी बदल दे रहा है, ठीक है। इसके बाद सफलता है, सफलता में देखो सफल है, इसके उसमें सिर्फ ता लगा दिए लास्ट में हम लोग, यानी प्रत्यय के रूप में। तो इसमें पूरे देखो शब्द में परिवर्तन आ गया, यानी ये बन गया ये सफलता। अब चलते हैं योग रूढ़ के बारे में। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ वो है जो कि इन दोनों से अलग अलग है, हटके है। देख लेते हैं वो शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ क्या करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, यौगिक योग रूढ़ कहलाता है। यानी ये जो है ना शब्द, यौगिक होने के बावजूद भी ये सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करता है। यानी ये जो शब्द है ना, हम लोग तो बोलते हैं, यानी हम लोग हिंदी बोलने के लिए उस शब्द को बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो शब्द है ना, वो प्रकट हम लोग नहीं करते हैं। वो क्या है, वो पंकज है। पंकज मीन्स होता है जो कीचड़ में खिलने वाला चीजें होते हैं ना, उसी को कहते हैं पंकज। तो कीचड़ में तो मेंढक भी खिलते, मेंढक भी होते बनते हैं, या कीचड़ से मेंढक भी बनते हैं। तो वही दूसरा चीज देखते हैं कि कमल जो है ना, एक अच्छे फूल है, वो कीचड़ में ही बनता है। तो इसका मतलब वो नहीं समझ लेते कि कीचड़ में क्या चीजें बनता है, यानी वो सामान्य अर्थ को छोड़कर हम लोग प्रकट नहीं करते, और कुछ अच्छे चीजों के बारे में हम लोग चले जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग योग रूढ़। पंकज जान लिए ना कि पंकज, ये वैसे तो हम लोग जानते हैं कि कमल में, कमल जो खिलता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं। तो जैसे हम लोग के दिमाग में आ जाता है पंकज, पंकज मीन्स यानी कीचड़ में खिलने वाली कोई चीजें, या कीचड़ में उत्पत्ति होने वाली कुछ चीजें को क्या करते हैं हम लोग, पंकज कहते हैं। और चार पाई, चार पाई तो आप लोग हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन असल में जो हम लोग देखो यूज करते हैं तो वो खाट कहते हैं हम लोग। तो चार पाई तो सुनने का नाम हो गया आपका, लेकिन असल में देखो तो इसको हम लोग खाट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लंबोदर है। लंबोदर यानी पेड़ जिसका, लंबोदर लंबा जो जिसका हो उदर, उदर मीन्स होता है पेट, और लंबा मीन्स लंबा। तो जिसका लंबा पेड़ लंबा हो, यानी पेड़ बड़ा हो, उसी को कहते हैं लंबोदर। अब देखो, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गणेश जो भगवान थे, उनके पेट लंबोदर थे, लंबोदर उनके पेट थे, तो ऐसा माना जाता है। तो लंबोदर किसको कहेंगे, गणेश भगवान को कहते थे। वैसे किसी भी इंसान का भी पेट बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी खास आदमी का ही होगा, ठीक है। तो हम लोग लंबोदर किसके लिए यूज करते हैं, गणेश भगवान के लिए यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लिए कि योग रूढ़ और यौगिक और रूढ़, ये समझ लिए हम लोग। यानी रचना के आधार पर तीन था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो हमारे साथ बने रहे, तो उन्होंने आप ये सब चीजें समझ लिया होगा।
और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें।